नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे 100 साल पुराने मेले की जो सिर्फ एक बाजार नहीं बल्कि संस्कृतियों, नदियों और इतिहास का जीता जागता संगम है। तो तैयार हो जाइए जौलजीबी मेले की इस दिलचस्प दुनिया में उतरने के लिए। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है ठीक यहाँ से, इस पवित्र संगम से। देखिए, ये सिर्फ एक ज्योग्राफिकल लोकेशन नहीं है, बल्कि ये वो पॉइंट है जहाँ आस्था और इतिहास की धाराएं आकर एक हो जाती हैं। सच कहें तो यही जौलजीबी की आत्मा है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये ऐतिहासिक मेला ठीक इसी जगह पर क्यों शुरू हुआ। चलिए इसके भूगोल और इसकी आध्यात्मिक जड़ों को थोड़ा और करीब से समझते हैं। देखिए, जौलजीबी की लोकेशन ही अपने आप में इसे बहुत खास बना देती है। ये सिर्फ गोरी और काली गंगा नदियों का संगम नहीं है। असल में ये उस ऐतिहासिक अस्कोट धारचूला ट्रेड रूट पर पड़ता है, और तो और इसे कैलाश मानसरोवर का गेटवे भी माना जाता है। मतलब ये ट्रेड और आध्यात्मिकता का एक नेचुरल चौराहा था जो इसे स्ट्रेटेजिकली बहुत ही जरूरी बना देता था। तो बात है 1914 की, जब अस्कॉट के राजा गजेंद्र पाल ने इस मेले की शुरुआत की, और उनका मकसद बिल्कुल साफ था, तिब्बत और नेपाल के साथ ट्रेड रिलेशंस को और मजबूत करना। तो ये सिर्फ कोई कल्चरल फेस्टिवल नहीं था, बल्कि उस दौर का एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक और पॉलिटिकल मूव भी था। तो चलिए अब जरा उस जमाने में चलते हैं जब जौलजीबी मेला एक हलचल से भरे इंटरनेशनल मार्केट का सेंटर हुआ करता था। जरा सोचकर देखिए, ये मेला कोई 2-4 दिन का इवेंट नहीं था, बल्कि पूरे 1 महीने तक चलता था। ये एक बहुत बड़ा ट्रेडिंग हब था, जहां हिमालय के दूर दराज के कोनों से लोग अपना सामान खरीदने और बेचने के लिए आते थे। अब ये देखिए कि उस दौर का बाजार कितना वाइब्रेंट था। एक तरफ तिब्बत के भोटिया ट्रेडर्स अपना वर्ल्ड फेमस पश्मीना और कालीन लेकर आते थे, तो दूसरी तरफ नेपाल से व्यापारी शहद, कीमती जड़ी बूटियां और शिलाजीत जैसी दुर्लभ चीजें लाते थे। और इन सब अनमोल चीजों को खरीदने के लिए बरेली और मुरादाबाद जैसे मैदानी इलाकों से ट्रेडर्स यहाँ खींचे चले आते थे। और हाँ, उस समय के ट्रेड की एक और बहुत खास पहचान थी, हुमली जुमली घोड़े और खच्चर। पहाड़ी इलाकों में ट्रांसपोर्ट के लिए ये जानवर बहुत ही जरूरी थे, और इनका व्यापार मेले का एक मेन अट्रैक्शन हुआ करता था। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि ये मेला सिर्फ बिजनेस के बारे में नहीं था। अरे नहीं, ये तो संस्कृतियों का जश्न था। लोग यहाँ सिर्फ सामान ही एक्सचेंज नहीं करते थे, बल्कि अपने लोकगीत, संगीत और परंपराएं भी एक दूसरे से शेयर करते थे। सच में एक सच्चा कल्चरल संगम। सब कुछ बढ़िया चल रहा था, लेकिन फिर इतिहास ने एक ऐसा नाटकीय मोड़ लिया जिसने इस मेले की पूरी पहचान को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। साल था 1962। बस यही वो साल था जिसने सब कुछ बदल दिया। 1962 के बाद तिब्बत के साथ ट्रेड के सारे रास्ते बंद हो गए। वो इंटरनेशनल ट्रेड जिस पर इस मेले की पूरी नींव टिकी थी, वो अचानक ही खत्म हो गया। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो गया कि जब मेले की बुनियाद ही हिल गई, तो उसका भविष्य क्या होगा? क्या ये मेला अब खत्म हो जाएगा? लेकिन जौलजीबी मेले ने इतनी आसानी से हार नहीं मानी। इसने खुद को वक्त के साथ बदला और एक नए रूप में फिर से जन्म लिया। चलिए देखते हैं कि आखिर ये हुआ कैसे। मेले को बचाने के लिए जो सबसे पहला कदम उठाया गया वो था मैनेजमेंट में बदलाव। शाही संरक्षण खत्म हुआ और राज्य सरकार ने इसकी जिम्मेदारी अपने हाथों में ले ली। और फिर 2007 से संस्कृति मंत्रालय इसकी देखरेख करने लगा, जिससे इसे एक नेशनल कल्चरल इवेंट का दर्जा मिल गया। और ये जो बदलाव आया वो बाजार में साफ साफ दिखता है। कहाँ तो पहले घोड़ों, पश्मीना और जड़ी बूटियों का व्यापार होता था, और आज देखिए यहाँ रेडीमेड कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक का सामान और मुनस्यारी राजमा जैसे लोकल प्रोडक्ट्स बिकते हैं। ये इस मेले के बदलने और जिंदा रहने की कहानी है। और सिर्फ सामान ही नहीं बदला, मेले में आने वाले लोग भी बदल गए हैं। ये अब सिर्फ रीजनल ट्रेडर्स का मीटिंग पॉइंट नहीं रहा। आज यहाँ लोकल लोगों के साथ साथ देश विदेश के टूरिस्ट और व्यापारी भी आते हैं, जिसने इसका दायरा रीजनल से बढ़ाकर ग्लोबल कर दिया है। तो हम आज के इस चर्चा को एक बहुत जरूरी सवाल पर आकर छोड़ते हैं। जौलजीबी मेले ने एक सदी से भी ज्यादा के वक्त में खुद को बहुत कामयाबी से बदला है, लेकिन जैसे जैसे ये दुनिया भर में और मशहूर हो रहा है, असली चैलेंज तो अब है, क्या ये अपनी उस यूनिक लोकल पहचान और उस आत्मा को बचाए रख सकता है जिसने इसे इतना खास बनाया था? इस पर सोचिएगा जरूर।